नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट पर फिर आए हैं। और आप देख सकते हो इस समय मैं एक खेत में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि खेत और किसान का जो रिश्ता है वो खून और पसीने के समान रिश्ता है, क्योंकि खेत के बिना किसान अधूरा है और किसान के बिना देश अधूरा है। ऐसे ही आज हम इस खेत में आए। आप देख सकते हैं इस समय नरमे की फसल जो बोई हुई है और बड़ी ही शानदार तरीके से खड़ी है। विकास जी से कहना चाहूँगा पास में ही थोड़ा ये खड़ा दिखाया जाए। किसान की नाड़ होती है ये, किसान के रग रग में जिस प्रकार से खून बहता है उस प्रकार से खेत के रग रग में इस खाले के माध्यम से ये सिंचाई पानी जब जाता है तो फसलें सोने की तरह, हीरे मोतियों की तरह लहराती है। लेकिन इन फसलों को जब बाज़ार में लाते हैं तो उसके पीछे की जो कड़ी मेहनत, जो खड़ा संघर्ष जो होता है वो देखने के लिए और समझने के लिए खेत में ही आना पड़ेगा और इसी से शुरुआत होती है। तो आज हम 5 MLD पहुँचे हैं और एक ऐसे किसान नेता के पास आज हम पहुँचे हैं जो लगातार किसानों से जुड़ा हुआ और एक संघर्ष भरी जिंदगी के अंदर जो है वो अपनी भूमिका निभाई है। तो आप देख सकते हैं इस समय मैं खेत में पहुँचा हूँ और खेत में जो किसान है वो जो कृषि डिग्गी बनी हुई है, उस डिग्गी से पानी बरमे द्वारा निकाल कर जो है वो खालों में डाला जा रहा है ताकि फसलों को पानी लग सके। और जिस मैं किसान नेता की बात कर रहा था जिसने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया, वो इस समय देख सकते हैं सत्य प्रकाश जी सिहाग मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो लगे हुए हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनसे मिलेंगे। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, नमस्कार रमेश जी। सत्य प्रकाश जी, आज हमने सोचा ग्राउंड पर चलते हैं और आपको हमेशा हमने गड़साना से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके जयपुर तक की सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। हमने हर धरना प्रदर्शन में आपकी भूमिका देखी है। आज हमने कहा दर्शकों को सत्य प्रकाश की उस जिंदगी से भी रूबरू कराया जाए। एक खेतों के अंदर सत्य प्रकाश की क्या भूमिका है? असल में रमेश जी, खेतों के अंदर थोड़ा सा वातावरण ऐसा बना है कि हर किसान का खेत के अंदर मन लगता है, जी लगता है। उसकी वजह है कि पिछले दिनों इस इलाके के अंदर बरसात हुई थी और उस बरसात की वजह से बिजान भी अच्छा हो गया और फसलें भी ठीक खड़ी है। बिल्कुल। तो इस वजह से सुबह से लेकर शाम तक ये किसानों को खेतों में काम करना पड़ता है, चाहे निराई करनी हो, गुडाई करनी हो। पानी की बात हो, अब नहर बंद हो गई, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये डिग्गी के अंदर जो स्टोर पानी था इसको लगा के और फसलों को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि मैं तमाम तस्वीरें यहाँ दिखाई जाए। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से किसान का जो जीवन है, मार्केट में चकाचौंध चीज़ें जब आती है तो उसके पीछे किस प्रकार से कड़ी मेहनत है वो समझना और बताना अपने आप में एक बड़ी बात है। बताने का प्रयास करें। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। अनूपगढ़ 11 साल के लंबे संघर्ष के बाद में जो इस इलाके की एक उम्मीद थी कि जिला बने, उसकी सौगात मिली है। क्या कुछ कहना चाहूँगा? अनूपगढ़ जिले के तमाम किसानों, नौजवानों, व्यापारियों और इस क्षेत्र के अंदर रहने वाली तमाम जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनूपगढ़ के जिला बनने की वजह से। अगर प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो निश्चित तौर पे उसका जो लाभ होता है वो सबसे ज़्यादा किसान को मिलता है। जो अंतिम छोर पे किसान बैठा है वो अगर जिला हेडक्वार्टर पे किसी काम के लिए जाता है तो उसका बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। जब इकाई छोटी होगी तो उसको 100-150-100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, तो सुबह जाके शाम को अपना काम करके वापस आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। अच्छा सत्य प्रकाश जी, जिला भी बन चुका है और एक जनता को एक बड़ी सौगात मिली है, लेकिन इस इलाके की अगर बात करें तो अपना इलाका जो है वो कृषि पर आधारित है। सिंचाई पानी के लिए बूंद बूंद तरसना पड़ता है। इस जिले को लेकर अब किसानों की क्या दिशा और दशा बदलेगी? निश्चित तौर पे किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा इससे। इसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ। पहले जो अनूपगढ़ का जो एरिया था, राइसनगर का था, छत्तरगढ़ का था, खाजूवाड़ा का था, वो अलग अलग जिलों और अलग अलग तहसीलों में, उपखंडों में बंटा हुआ था। कुछ इलाका जो सूरतगढ़ ब्रांच का है वो राइसनगर में, गंगानगर में आता था और इधर का जो अनूपगढ़ शाखा की टेल का जो इलाका है वो खाजूवाला, उनका जिला हेडक्वार्टर बीकानेर लगता था। तो जब भी कोई सिंचाई पानी की कोई समस्या होती थी तो जिला स्तर के अधिकारियों से जब किसान कोई बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने जाता था तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता था। अब जो है वो एक यूनिट बनने की वजह से पूरी जो प्रभावित है, जो फर्स्ट फेज़ का इलाका है,
जो पानी को के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ संघर्ष हुए हैं, वो जो इलाका है वो पूरी एक यूनिट बन गया है। सारों का जिला हेडक्वार्टर है जो अनूपगढ़ बन गया है, तो निश्चित तौर पे हमारे संघर्ष को मजबूती मिलेगी और एकता मिलेगी। बिल्कुल है। लेकिन अगर बात करें इस ज़िले के श्रेय की, तो आप अगर बात करें तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? इस ज़िले में किसकी भूमिका है? असल में जिला बनाने में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो संघर्ष समिति का रहा है। गड़साना से लेकर खाजूवाला और छत्तरगढ़ तक हम लोग भी लगातार जो है इस जिले की मांग को लेकर लोगों को ध्रुवीकरण करने के लिए गए थे, और सबसे ज़्यादा श्रेय उन लोगों को जो लगातार 11 साल धरने पे बैठे रहे। सुरेश जी बिश्नोई जो हैं, उनका जो संघर्ष है उनको भुलाया नहीं जा सकता। और मेरे हिसाब से मैं अगर इसका श्रेय दूंगा तो सुरेश जी बिश्नोई, उनकी टीम और वो तमाम हमारे संघर्षों के साथी, जो साथी सुनील गोदारा जैसे लोगों ने जो समर्पण किया है, जो लगातार 11 साल तक संघर्ष किया है, उन सभी साथियों का योगदान है, सभी साथियों का सहयोग की वजह से ही संभव हुआ है। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, किसान की भी बात हुई है। अब बात करेंगे आपके थोड़े राजनीति पर प्रकाश डालेंगे, आपके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। बैठते हैं सत्य प्रकाश जी, आइए। सत्य प्रकाश जी, अगर बात करें तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहूँगा। जब 2004 किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसी आंदोलन से सत्य प्रकाश का जन्म हुआ। लगातार लंबे समय तक आपने संघर्ष किया, और आज किन हालातों में सत्य प्रकाश व सत्य प्रकाश की जो टीम है वो संघर्ष कर रही है, या थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2004 का जो आंदोलन हुआ था उसकी मुख्य वजह जो थी वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया था वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक से घटाकर जो 3 क्यूसेक कर दिया था, उसकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और वो भ्रम भी नहीं था। जब दोबारा बीजेपी की सरकार आई कांग्रेस की सरकार के बाद में, तो जो कांग्रेस की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया था उसको बीजेपी की सरकार ने लागू कर दिया, और वाटर अलाउंस जो था वो 5.23 क्यूसेक पर 1000 एकड़ से घटाकर हमारा 3 कर दिया। तो इलाके के अंदर जो है वीरानगी छा गई, पूरा इलाका उजड़ गया। तब यहाँ के किसान इकट्ठे हुए। हम लोग उस वक्त कोले छोड़ के यहाँ इस इलाके के अंदर खेती बाड़ी संभालने के लिए हम आए थे, और उस दौरान ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई तो हम भी उस आंदोलन के साथ जुड़ गए। और 2004 का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुआ, BBC तक उसका प्रसारण किया जाने लगा। वो किसानों की एकता थी, और उसकी वजह से जो वसुंधरा और गहलोत सरकार ने कमांड एरिया था वो 19 लाख हेक्टर कर दिया था। उस आंदोलन की वजह से एक फ़ायदा हुआ। कई लोग जो हमारे विरोधी हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो ये कहते हैं कि कॉमरेडों की वजह से पानी रिजर्व नहीं हुआ। अगर कॉमरेड अगर जिद नहीं करते तो अनूपगढ़ शाखा का पानी रिजर्व हो जाता। ऐसी बातें जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी हैं, जो आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग फैलाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि 2004 के आंदोलन से जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो 19 लाख हेक्टर एरिया कमांड कर दिया गया था तत्कालीन सरकारों के द्वारा, उस एरिया को 16,17,000 हेक्टर पे फ्रीज कर दिया गया। जो ये 2.5-3 लाख हेक्टर जो कम हुआ एरिया, वो 2004 के आंदोलन और वो 7 किसान जो शहीद हुए थे उनकी शहादत की वजह से हुआ है। और अगर वो एरिया कमांड हो जाता तो आज हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमें 4 में से 2 या 3 में से 1 ग्रुप में पानी मिले। वो एरिया कमांड होने के बाद हमें 5 में से 1 ग्रुप में पानी भी नहीं मिलता, जबकि पोंग डैम पूरा भरा हुआ होने के बावजूद भी ऐसे हालात हो जाते। तो उस आंदोलन का बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये इलाका आज तक बसा हुआ है। पूरी ये इलाका नहीं, पूरा फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों को फ़ायदा हुआ है 2004 के आंदोलन की वजह से। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, चलो फ़ायदे की बात करें तो सबको फ़ायदा हुआ है और किसान को फ़ायदा होना भी चाहिए। लेकिन अगर इस आंदोलन के अलावा अगर दूसरे पहलू की बात करें तो लंबा संघर्ष किया, इस संघर्ष का फ़ायदा भी मिला, और उस संघर्ष से न जाने कितने आप जैसे मतलब संघर्ष करने वाले लोगों को जनता ने सरताज भी जो है वो दिया। उसका एक उदाहरण पवन दुग्गल भी है, राजू जाट भी है, आप भी हो। लोगों ने बहुत आपको जिम्मेदारियाँ भी दी, लेकिन इस फायदे के साथ ये बिखराव कैसे हो गया? आज वो संघर्ष आज टुकड़ों में कैसे बंट गया? इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, निश्चित तौर पे बिखराव की वजह से आंदोलन कमज़ोर हुआ है, आंदोलन को क्षति हुई है। वो आंदोलन को या पार्टियों को नुकसान नहीं हुआ, उससे CPM कमज़ोर नहीं हुई, उससे इलाके का किसान कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर होने की वजह जो रही मुख्य रूप से, वो जो इस इलाके के आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को फ़ायदा मिला था, राजनीतिक फ़ायदा, तो वो था पवन दुग्गल। इस इलाके की संघर्ष की वजह से पवन दुग्गल प्रधान रहा, उनकी पत्नी प्रधान रही,
और वो 5 साल तक विधायक रहा। मतलब 17 साल के के संघर्ष के जीवन के अंदर लगभग 14-15 साल तक वो सत्ता के अंदर रहा, जनता ने उसको समर्थन दिया। लेकिन उस आंदोलन का जो हीरो था वो किसान नेता राजू जाट था। राजू जाट इस वजह से था कि राजू जाट उन 8 या 9 लोगों में था जिनको उस आंदोलन के दौरान गोली लगी थी। राजू जाट को भी सीने में गोली लगी और वो किसानों की दया से या किसानों की शुभकामनाओं की वजह से, इतने लोगों के आशीर्वाद की वजह से वो बच गया। लेकिन वो 7-8 लोग जो शहीद हो गए वो हमारे बीच में नहीं है और राजू जाट उनमें से एक है। तो इस बात से सबक लेते हुए उसके बाद में जो पंचायत समिति के चुनाव हुए, तो उस पंचायत समिति चुनाव में सीपीएम की जो जिला कमेटी है उसके अंदर फैसला लिया गया कि राजू जाट को पंचायत समिति गड़साना का प्रधान बनाया जाएगा। नई पंचायत समिति बनी थी गड़साना में और यहाँ का प्रधान बनाने का फैसला राजू जाट को लिया गया, क्योंकि वो संघर्ष से निकला हुआ था, गोलियाँ खाई हुई थी। लेकिन जो पवन दुग्गल उस वक्त एमएलए था और उसने अपनी दादागिरी दिखाते हुए उसने सोचा कि राजू जाट लीडर नहीं बन जाए, तो पवन दुग्गल ने उसको दरकिनार किया और सारे सीपीएम के अंदर फूट डाल दी। वो उस दिन राजू जाट सीपीएम से अलग हुआ था और उस दिन जो था वो पवन दुग्गल के ताबूत के अंदर वो पहली कील थी। जिस दिन राजू जाट अलग हुआ उस दिन से हमारी सीपीएम कमज़ोर होने लग गई और सीपीएम कमज़ोर होने का नुकसान पूरे इलाके के किसानों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो आप भी फिर कहाँ सीपीएम के रह गए? आप भी तो कोई जमींदारा पार्टी में चला गया, कोई आम आदमी पार्टी किसी ने टोपी पहन ली, तो आप भी तो अलग अलग दलों में। फिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो पवन दुग्गल ने जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि राजू जाट को प्रधान न बनाकर इस संघर्ष को कुठाराघात किया, तो आप भी तो अपने मतलब धरातल पर नहीं टिके, आपका वजूद फिर कहाँ चला गया? हमारा विरोध था जो असल में जिनके खिलाफ हम लोग लड़ते थे वो थी कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने किसानों के साथ छल किया था, किसानों के साथ विश्वासघात किया था, किसानों के पानी पर जो है डाका डाला था। इसलिए 2004 से लेकर हमारा विरोध कांग्रेस और बीजेपी में रहा। हमारे जितने भी साथी सीपीएम छोड़ के गए, कोई भी साथी कांग्रेस और बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। भले ही हमने किसान मोर्चा बना के जब राजनीतिक चुनाव आए तो हम राजनीतिक लोग भी हैं, तो हमने किसान मोर्चा बना के किसानों का एक जो निर्दलीय संगठन बना के उस पर चुनाव लड़ा। चाहे सूरतगढ़ से मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, लेकिन सूरतगढ़ के अंदर सीपीएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। सीपीएम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और वहाँ की जनता चाह रही थी, वहाँ के जो हमारे शुभचिंतक थे वो चाह रहे थे कि सत्यप्रकाश वहाँ से चुनाव लड़े। तो हमारे सामने क्या विकल्प था, कैसे चुनाव लड़े? या तो निर्दलीय लड़े या कोई हमारी सेम विचारधारा का कोई संगठन हो उससे लड़े। तो आम आदमी पार्टी जो है वो इस संघर्षों से निकली हुई थी। हमने ये सोचा कि अगर सीपीएम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही तो क्यों ना आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन हम सब लोग बागी लोग थे और कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ थे। शुरू से लेकर आज तक जब लड़े तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़े, आगे भी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं, ये सही है कि जिस वक्त पवन दुग्गल जब प्रधान बना था अनूपगढ़ का, उस वक्त 4 जो जिला परिषद के सदस्य अनूपगढ़ और गड़साना के एरिया से जीते थे। उस वक्त भी कम्युनिस्ट कहाँ जाएं? या तो कम्युनिस्टों के पास विकल्प क्या है, या तो वो कांग्रेस को वोट दे या वो बीजेपी को वोट दे। बिल्कुल कांग्रेस को और बीजेपी को नहीं दे सकते तो कहाँ दे, या वो अपने वोट अपने को डाल ले। कांग्रेस और भाजपा का दामन नहीं थाम सकते, अदर संघर्षशील जो पार्टियां हैं उसमें भले ही जाए। हाँ भाई, कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से या तो एक के साथ जाएं। अगर कांग्रेस के साथ चले गए तो आप सवाल करोगे कि कांग्रेस के साथ कैसे चले गए, बीजेपी के साथ जाएंगे तो आप कहोगे बीजेपी के साथ चले गए, तो हम जाएं कहाँ? सत्यप्रकाश जी, फिर ऐसा तो नहीं कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई और चीज देखनी पड़े कि आपका एक फिर कोई ऐसा साथी है जो कांग्रेस या भाजपा में चला जाए? नहीं, कांग्रेस और भाजपा में हमारा साथी जा ही नहीं सकता। जो आदमी संघर्षशील है, जो संघर्ष की वजह से पैदा हुआ है, वो कभी भी कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल दोनों लेफ्ट एंड राइट का सवाल है। कोई आदमी राइटिस्ट आदमी लेफ्ट में कैसे जा सकता है, लेफ्टिस्ट आदमी राइट में कैसे जा सकता है? अब कोई अगर चला गया तो इसका मतलब वो कभी वामपंथी था ही नहीं, उसकी विचारधारा लेफ्टिस्ट थी ही नहीं और उसके मन में वो था और उसको सत्ता की मलाई चाहिए थी, इसलिए वो हो सकता है कि इधर उधर चला गया हो। अच्छा सत्यप्रकाश जी, अब किस प्रकार से नए जिले के साथ
नए संघर्ष का उदय होगा, क्या प्लानिंग चल रही है, किस प्रकार की इस इलाके को लेकर, मतलब आप क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ भी आंदोलन के बाद में और अब तक एक उथल पुथल और एक अदर-जुल सा माहौल देखा गया है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में जब सितंबर महीने में रेगुलेशन जारी किया गया था तो 4 में से एक ग्रुप का 2.5 बारी का रेगुलेशन जारी किया था। उस वक्त एक बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे इलाके में। उस आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी रही थी तो छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा के लोगों की रही होगी। आपने भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग उस वक्त खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ के लोग यहाँ पहुँचे थे। हमारी उन संघर्ष करने वाले लोगों से बातचीत चल रही है जो खाजूवाड़ा से, छत्तरगढ़ से हैं। वो संघर्ष करने वाले सारे लोगों को पिछले 1 महीने से के बाद जैसे भी पवन दुग्गल सीपीएम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है पवन दुग्गल ने, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार जो पवन दुग्गल से प्रताड़ित लोग थे, जो पवन दुग्गल के सताए हुए लोग थे, वो लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं। और आप देखोगे बहुत ही जल्द आने वाले समय में बड़ी संख्या के अंदर दुग्गल के द्वारा सताए गए लोग जो है वो सीपीएम का दामन थामेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो भी सारे के सारे एक मंच पे आएँ, एक जगह आएँ, ताकि संघर्ष मजबूत हो और लड़ने वाले लोगों की ताकत जो है वो मजबूत बने। इस बात के प्रयास लगातार चल रहे हैं और हम कोशिश में लगे हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, अभी आपके मुंह से मैंने सीपीएम की बात सुनी है कि सीपीएम के दामन को थामेंगे, तो क्या फिर फिर से सीपीएम को यहाँ पर मजबूत करने की एक बड़ी प्लानिंग हो रही है? निश्चित तौर पे हो रही है। देखो, लोग पसंद करते हैं संघर्ष करने वालों के लोगों को, और संघर्ष में भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। आज तक गढ़साना में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जब सीपीएम के लोगों ने संघर्ष किया और एक तरफ बीजेपी के लोगों ने अपनी दुकान खोल के बैठ गए, तो आपने देखा होगा कि किसान कई बार गुमराह भी होता है कि कौन से तंबू में जाएं, लेकिन लास्ट में सोच के जो किसान है वो हमेशा उन लोगों के साथ जाता है जो ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। तो निश्चित तौर पे सीपीएम के लोग जो हैं वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो तन मन धन से, जी जान से सीपीएम के लोगों ने जान लगाई है, जान की बाजी लगाई है उसमें। तो निश्चित तौर पे लोगों का झुकाव सीपीएम की तरफ है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सीपीएम जो है ये अनूपगढ़ जिले के अंदर पैदा होगी। शोपत मेघवाल जो सूरतगढ़ ब्रांच और उस इलाके के अंदर, मतलब पिछली बार भी वो दूसरे नंबर पे रहा था विधानसभा चुनावों में और 42 से 43 हज़ार के आसपास वोट लेके गया था। और अब की बार पूरा विश्वास है कि शोपत मेघवाल रायसनगर से विधायक बनेगा और किसानों की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करेगा। हम प्रयास करेंगे अनूपगढ़ विधानसभा में भी कि सारे संघर्ष करने वाले लोग अगर जल्दी से जल्दी एक हो जाएं और इकट्ठा हो जाएं तो यहाँ भी निश्चित तौर पे त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, तमाम बातें हुई है। अब नए जिले के साथ पहला 15 अगस्त का पर्व, आज़ादी का जश्न, अनूपगढ़ जिला जो है वो 15 अगस्त का जश्न मनाएगा। तमाम किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अनूपगढ़ ज़िले की तरफ से, अनूपगढ़ ज़िले की जनता की तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। खास करके मैं अनूपगढ़ ज़िले के निवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि उस दिन हर घर पे तिरंगा झंडा फहरा के और आज़ादी का जो पर्व मनाया जाता है धूमधाम से, उसका जश्न मनाएं और अनूपगढ़ नया ज़िला बना है उसकी खुशी के अंदर गुलाल उड़ाएं और पूरा का पूरा जो है इस इलाके को जो फ़ायदा हुआ है उसको एंजॉय करें। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। तो ज़िले की बड़ी सौगात, ज़िले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जो स्थापना दिवस मनाया गया और ज़िले के तमाम लोगों में भारी उत्साह नज़र आया, तमाम किसानों में ज़िले को लेकर उत्साह है। तो वहीं अगर बात करें तो ये इलाका जो है वो संघर्षों का इलाका रहा है। यहाँ पर इस इलाके को सींचने के लिए बहुत से किसानों ने सहायता दी है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस ज़िले के गठन के साथ साथ इस इलाके के संघर्षों का झंडा भी हमेशा जो है वो ऊंचा रहेगा। वह इसके साथ ही सत्यप्रकाश जी सिहाग, जिन्होंने हमेशा ग्राउंड पर संघर्ष किया, तो इन्होंने कहा है कि एक नई पार्टी ने एक संघर्ष को यहाँ पर तैयार किया जाएगा, क्योंकि जो लंबे समय से जो इलाका संघर्षरत है, सिंचाई पानी की जो मांग, क्योंकि इस इलाके की प्रमुख जो समस्या है वो हमेशा सिंचाई पानी की मांग रही है और किसानों से जुड़ा हुआ ये इलाका है, तो इसकी लड़ाई जारी रहेगी। एक नया आगाज़, नया उदय, एक नई शुरुआत होगी। अब विधानसभा चुनाव भी है, तमाम दल जो है चुनाव मैदान में है, तो वहीं सीपीएम का क्या असर देखने को मिलेगा, ये चीज़ें भी अब सामने आएगी। मेरे सहयोगी साथी विकास पारी के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।